स्पेशल रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। बात सबसे पहले दिल्ली की करते हैं। दरअसल दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि छात्रों की मौत नहीं, हादसा नहीं, बल्कि ये हत्या है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे के बाद से छात्रों में भारी गुस्सा है, तो वहीं दूसरी ओर घटना को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। इसी बीच दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। 3 छात्रों की मौत के बाद अब एमसीडी जागी और बुलडोजर एक्शन हुआ। एमसीडी की टीम ओल्ड राजेंद्र नगर में पहुंचकर एक्शन में जुट गई है और अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली कोचिंग हादसे की शिकार हुई छात्रा श्रेया यादव का शव बीती रात उसके घर अंबेडकर नगर लाया गया। श्रद्धांजलि देने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए टांडा के महादेवा घाट ले जाया गया। श्रेया के परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार आस लगाए बैठा था कि बेटी आईएएस बनेगी, लेकिन आ गई बेटी की मौत की खबर। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक ये घटना शाम 6:35 पर हुई। बारिश का पानी अचानक राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में भर गया। इसके पहले कोई कुछ कर पाता, बेसमेंट में श्रेया और 2 छात्र अंदर फंस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने बेसमेंट से पानी को पंप से निकालना शुरू किया। एनडीआरएफ को भी मौके पर बुलाया गया। रात को करीब 1 बजे तक तीनों छात्रों के शव बाहर निकाल लिए गए। इस हादसे के बाद जहां एक ओर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर ये मुद्दा सड़क से संसद तक सुनाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे अध्यक्ष जी। ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवाई। अध्यक्ष जी, द कॉज ऑफ डेथ ऑफ दीज 3। अब दिल्ली में उन सभी कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है जो अवैध ढंग से बेसमेंट में चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस गलती की वजह 3 छात्रों को जान देकर चुकानी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर अगले 2 दिन भारी हैं। कई इलाकों में रास्ते लैंडस्लाइड की वजह से बंद हैं। लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी पहाड़ पर मुसीबत पहाड़ जैसी है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका सबसे ज्यादा असर चंपावत और नैनीताल में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने ये भी पूर्वानुमान जताया है कि बाकी जिलों के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है। उधर पहाड़ में कई जगह बारिश ने जमकर तबाही मचाई है और बारिश से कई सड़कें भी बंद हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद है। बिशनपुर मल्ला के पास पहाड़ी से मलबा और पत्थर आने से सड़क बंद हो गई है, जिसके बाद से कई 4 धाम यात्री फंसे हुए हैं। रोड को खोलने की कोशिश लगातार जारी है। गंगोत्री हाईवे भूस्खलन होने से बार बार बाधित हो रहा है। चमोली के किरूली और ज्योतिर्मठ में कई गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद है। भारी बारिश के बाद मलबा आने से रोड बंद हो गई है, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। कई जगह पर तो गांव के लोग खुद ही सड़क को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चमोली में तो बिना बारिश के ही अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में ग्लेशियर के लगातार पिघलने से अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं टीएचडीसी जल विद्युत परियोजना के डैम में अचानक जलस्तर बढ़ गया है।
कंपनी के अधिकारी अलकनंदा नदी के बढ़ते जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में एक बार फिर गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। जलस्तर बढ़ने से गंगा उफान में बह रही है, जिससे लगातार घाटों को नुकसान पहुंच रहा है। गंगा नदी के उफान से भवनों और आश्रमों को भी भारी खतरा है। बागेश्वर में बारिश आफत बनकर बरस रही है। इस मानसून में सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों और मकानों को हुआ है। पूरे जिले में अब तक 100 से ज्यादा मकान खतरे की जद में आ चुके हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े हैं। बारिश से कई जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। वहीं कपकोट में बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है। टिहरी में बीती रात 21 कांवड़िये रास्ता भटकने से नदी में फंस गए थे। वहीं सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम ने सभी 21 कांवड़ियों का रेस्क्यू किया। झाला के पास कांवड़िये फंसे हुए थे। जैसे ही एसडीआरएफ की टीम को कांवड़ियों के फंसे होने की खबर मिली, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और सभी को बचा लिया गया। अगले कुछ दिन पहाड़ों पर सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाइडेन के सामने बड़ा सवाल है कि वो नेतन्याहू को बचाए या फिर जेलेंस्की को, क्योंकि यूक्रेन के मोर्चे पर व्लादिमीर पुतिन ने 24 घंटे हमले जारी रखने का ऑर्डर जारी कर दिया है। लेकिन जेलेंस्की का सबसे बड़ा खौफ इस वक्त रूस की सेना नहीं, बल्कि वो फाइटर जेट है, जिसके बारे में बाइडेन ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। ये उड़ान बता रही है कि जेलेंस्की के सितारे गर्दिश में आ चुके हैं। F-16 को लेकर जेलेंस्की का भरोसा चकनाचूर होने की कगार पर है। जुलाई के महीने में जेलेंस्की को लगातार झटके मिल रहे हैं और पुतिन के लगातार हमलों के बीच जेलेंस्की के लिए अमेरिका से बहुत बड़ी बैड न्यूज आई है। अमेरिका के बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर छापी है, यूक्रेन को मिलने वाले अमेरिकी F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को मिल भी जाएंगे, लेकिन उनका रूस के खिलाफ फेल होना फाइनल है। वॉशिंगटन पोस्ट में छपी खबर बताती है कि यूक्रेन को मिलने वाले F-16 रूस के खिलाफ नाकाम साबित होंगे। यूक्रेन को मिलने वाले F-16 रूस की रेडार रेंज के करीब नहीं जा पाएंगे। यूक्रेन को 80 F-16 देने का वादा किया गया, लेकिन इस साल 20 ही मिल पाएंगे। यानी 80 फाइटर मिलने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। ये 20 जहाज भी अभी इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी यूक्रेन के सिर्फ 6 पायलटों को ट्रेनिंग मिली है। जेलेंस्की बार बार बोलते रहे हैं कि उन्हें 100 से ज्यादा F-16 फाइटर जेट चाहिए, ताकि यूक्रेन की वायुसेना रूस से मुकाबला कर सके। वैसे जेलेंस्की का हौसला तोड़ने वाली खबर यह भी है कि बाइडेन ने जेलेंस्की को कह दिया है कि F-16 यूक्रेन और रूस के बॉर्डर से 100 किलोमीटर पीछे ही हमला कर सकते हैं। यानी रूस में F-16 की एंट्री पर अमेरिका पहले ही बैन लगा चुका है। इससे बहुत से सवाल उठ रहे हैं। क्या जेलेंस्की की हार फाइनल हो चुकी है? क्या अमेरिका ने यूक्रेन के साथ बहुत बड़ी साजिश कर दी है? क्या जेलेंस्की के पीठ में छुरा भोंक दिया गया है? जेलेंस्की के पायलट इस जहाज से पुतिन पर हमला नहीं कर पाएंगे। इस रिपोर्ट का यही मतलब निकाला जा रहा है। यह जानकर जेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। जेलेंस्की को बाइडेन का वादा नजर आ रहा है, जो अब खोखला साबित होता दिख रहा है। F-16 का कांटा लगातार पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच घूम रहा है। कभी जेलेंस्की को लगता है कि F-16 उनके काम जरूर आएगा, तो कभी जेलेंस्की को एहसास होता है कि F-16 के नाम पर बहुत बड़ा मजाक हो गया है। ऐसे में F-16 के स्टेटस की सच्चाई क्या है, इसके कांटे पर पूरी दुनिया की नजर है।
F-16 को लेकर ताजा खबर ऐसी है जो ज़ेलेंस्की को पूरी तरह मायूस कर देगी, बेचैन कर देगी। इसके पीछे एक ऐसी वजह है जिसे लेकर ना ज़ेलेंस्की कुछ कर सकते हैं और ना ही बाइडेन के पास इस मुश्किल का हल करने का कोई रास्ता है। जुलाई खत्म होने को है, अगस्त का महीना शुरू होने वाला है। अगर आज की तारीख में भी यूक्रेन को F-16 मिला तो वो उसे दिसंबर के बाद ही उड़ाने के लिए तैयार हो पाएगा, यानी दिसंबर 2024 से पहले यूक्रेन को F-16 नहीं मिल पाएगा। कैलेंडर पर यह महीना देखकर बार बार ज़ेलेंस्की परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं कि वो इस विमान की डिलीवरी पहले करा पाए। दिसंबर से पहले यूक्रेन को F-16 मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि तकनीकी रूप से नामुमकिन है। दिसंबर 2024 में ज़ेलेंस्की को यह फाइटर जेट मिल भी गया तो वो इसे 2025 से पहले नहीं उड़ा पाएंगे। इस बात का एहसास ज़ेलेंस्की को चाहे ना हुआ हो, उनके कमांडर इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस बात की चर्चा ग्लोबल मीडिया में पहले से हो रही है, इसलिए साफ लगता है कि ज़ेलेंस्की किसी और दुनिया में है और F-16 को लेकर उनके तेवर बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट वाले नजर आ रहे हैं। Перший же український F-16 стане одним із найсильніших сигналів від світу, що Росія через її ж агресію лише втрачатиме, буде слабшою, ставатиме ще більш ізольованою. Це буде сигнал, що російський терор програв, а наш світ, який заснований на повазі до незалежних націй і до права народів самим обирати свій шлях, अब ऐसा क्यों है कि दुनिया का बहुत ही शानदार फाइटर जेट जो अमेरिका के कॉम्बैट एविएशन की इज्जत माना जाता है, उस फाइटर जेट से ज़ेलेंस्की रूस पर हमला नहीं कर पाएंगे? क्यों ज़ेलेंस्की के लिए F-16 एक ऐसा हथियार साबित हो रहा है जिसके नाम बड़े और दर्शन छोटे साबित हो रहे हैं? क्योंकि विमान को जल्दी हासिल करने से ज्यादा उसका फौरन इस्तेमाल करना ज़ेलेंस्की के बस की बात नहीं। ऐसा क्यों है? इसे समझना ज़ेलेंस्की के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों से युद्ध नहीं जीते जाते। जंग में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए लड़ाकू विमान सप्लाई करने के ऐलान से लेकर उसे उड़ाने और दुश्मन को मार गिराने वाली दिक्कतों के बारे में जान लीजिए जो इस वक्त यूक्रेन के साथ है। F-16 पर ट्रेनिंग के लिए यूक्रेन के फाइटर पायलट को 18 महीने का वक्त लग सकता है। बेसिक ट्रेनिंग में भी 6 महीने लग जाते हैं। F-16 के रखरखाव के लिए यूक्रेन की एयरफोर्स को 5 से 6 महीने की ट्रेनिंग चाहिए, तैयारी चाहिए होगी। अमेरिका के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूक्रेन के एयरबेस और उनकी हवाई पट्टियां इस स्तर की नहीं है कि वहां से F-16 ऑपरेट किया जा सके। За цей тиждень маємо значний прогрес і щодо сучасної авіації для України, яка стане ключовим компонентом нашого захисту в повітрі. Ми рухаємось в модернізації оборони швидше, ніж можна було би передбачити ще півроку тому. ज़ेलेंस्की F-16 के लिए लंबे वक्त से जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके लिए वो यूरोप की हर बड़ी कैपिटल का दौरा कर चुके हैं, अमेरिका के नेताओं से कई मुलाकात कर चुके हैं। इसलिए जब भी उन्हें ये फाइटर जेट मिलेगा वो रूस पर हमला करना चाहेंगे, पुतिन से बदला लेना चाहेंगे। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की बहुत जल्दी F-16 हासिल करना चाहते हैं। इस वक्त नाटो के 11 देश यूक्रेन को F-16 वाली मदद पहुंचाने का हिस्सा हैं। किसी ने ट्रेनिंग दी है, कोई स्पेयर पार्ट्स दे रहा है, तो कोई पश्चिमी तकनीक समझने के लिए अंग्रेजी सिखा रहा है। इनमें ब्रिटेन, डेनमार्क, द नीदरलैंड्स और रोमानिया शामिल है, जहां यूक्रेन के पायलट ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन को F-16 सप्लाई करने वाले देश क्या पुतिन के टारगेट पर आने वाले हैं? इसकी बहुत बड़ी वजह है परमाणु बम। रूस ने कह दिया है कि F-16 से परमाणु बम के हमले का खतरा होगा और इसे लेकर रूस ने बड़ा ही खतरनाक जवाब देने का मन बना लिया है। Предпринимаются попытки атак силами 2 рот при поддержке 5 танков. На другом участке тоже 1,5. रूस के तेवर देखकर लगता है कि ज़ेलेंस्की चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करें, पुतिन के आगे उनकी फौज एड़ियां रगड़ रही है। ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास हमेशा बाहर छलकता रहता है। इसकी बड़ी वजह अमेरिका से मिला लाखों करोड़ वाला पैकेज है। ज़ेलेंस्की काउंटर अटैक की बातें लगातार करते हैं, क्योंकि इसमें बाइडेन से मिला डॉलर वाला आशीर्वाद सबसे ज्यादा मायने रखता है। ज़ेलेंस्की को मालूम है कि काउंटर अटैक को लेकर वो अपनी जितनी तारीफ करेंगे, अमेरिका से उतनी ही ज्यादा मदद मिलेगी।
ज़ेलेंस्की का हथियार गोदाम लगातार भरने की कोशिश जारी है। हाल ही में उन्हें मिले 10,000 करोड़ के पैकेज में तोप के गोले शामिल हैं। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी मिसाइल भी शामिल है। इसमें ज़ेलेंस्की की फौज के लिए नए रेडार और ड्रोन के साथ सैटेलाइट इमेज से मिलने वाली मदद भी शामिल है। बस इंतजार अब F-16 का है। लेकिन क्या अमेरिका का यह जेट ज़ेलेंस्की की मदद करेगा या फिर यूक्रेन को और मुश्किल में डाल देगा? क्योंकि पुतिन तो कह चुके हैं कि जितने ज्यादा हथियार यूक्रेन को मिलेंगे, रूस उतने ही ज्यादा हमले करेगा। पाकिस्तान से आई बहू महवेश अपने ससुराल में खूब काम कर रही है और अपने सास ससुर का पूरा ख्याल रख रही है। महवेश को राजस्थान आए 1 से 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन वो अभी से राजस्थानी पकवान बनाने लगी है और अपने सास ससुर को गर्मा गर्म रोटियां खिला रही है। प्यार मोहब्बत से रहे, ठीक है, मैं उसके साथ रहना पसंद करती हूँ। और दिल में रहमान बिदनी फ्रॉम पाकिस्तान। एक और सीमा पार इश्क चढ़ा परवान। पाकिस्तानी बहू बनाए राजस्थानी पकवान। पहले पाकिस्तान से सीमा आई, अब महवेश। पूरे देश में एक और पाकिस्तानी बहू की खूब चर्चा हो रही है। पाकिस्तान से आई महवेश का गृह प्रवेश तो हो ही चुका था, लेकिन अब उसने घर भी संभाल लिया है। चूरू के पीठीसर गांव में अपने ससुराल में महवेश फुल ऑन देसी अंदाज में नजर आई। महवेश अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने सास ससुर का पूरा ख्याल रख रही है और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रख रही। अपने ससुराल में महवेश ने देसी अंदाज में राजस्थानी खाना बनाया और अपने सास ससुर को गर्मा गर्म रोटियां बनाकर खिलाई। सास ने उसे राजस्थानी मतीरी, टेंडसी और ग्वार की फली की सब्जी बनाना सिखाया। वहीं महवेश ने परिवार के लिए चाय भी बनाया। महवेश को ससुराल में खूब प्यार मिल रहा है और अब उसे कुवैत में रह रहे रहमान का भारत में आने का इंतजार है। अभी रहमान इधर आएंगे 15-20 दिन तक, क्योंकि उन्होंने खुद मुझे बोला है वो आ रहे हैं। उन्हें भी दिल है मुझे मिलने का, मेरा भी दिल था। इंशाल्लाह वो आएंगे। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने निकाह किया है। कब किया था निकाह और किस तरह हुआ था निकाह? हमने पहले ऑनलाइन किया अदालत में, उसके बाद जाके हमने सऊदी अरब में किया। इधर पाकिस्तान की दुल्हन को पाकर परिवार के लोग खुश भले ही हो, लेकिन इनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। महवेश से निकाह करने वाला 2 बच्चों का पिता रहमान अभी कुवैत में है और महवेश पीठीसर में। वहीं हनुमानगढ़ के भादरा में रह रही रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने रहमान के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा दिया है। लेकिन इस पर महवेश का कहना है कि रहमान उसके शौहर है और अल्लाह ने उन्हें मिलवाया है। मैं पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर से आई हूँ, तो मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। पहले हम पुलिस स्टेशन गए हैं, उधर मेरे पेपर वगैरह उन्होंने देखे हैं। उसके बाद मैं अपने ससुराल आई हूँ, तो मैंने अपने इधर खाना भी बना के अपने ससुराल को खिलाया, अपने ससुर को खिलाया है और मुझे सब बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत प्यार मिला। मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। मैं अपने, क्योंकि वो मेरे शौहर हैं, अल्लाह ने हमें मिलवाया है, हमारी जोड़ी अल्लाह ने बनाई है। इधर इस पूरे मामले को लेकर रहमान की मां ने कहा कि पाकिस्तान से आई उसकी बहू उसे काफी पसंद है और उनका कहना है कि वो पाकिस्तानी बहू को भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार देंगी। मेरी बहू बहुत बढ़िया है, बहुत निवाजी परगजी है
अब गलत दुनिया बोल रहा है तो मीडिया में से डरी है तो सब कुछ करेड़ी है। मैं 2 साल बात करी हूँ इससे। 5 टाइम की नमाज 7 टाइम की पढ़ा नमाज। आज 7 टाइम की नमाज पढ़ा। सुबह उठिए 5 बजे उठ के ससुर ने चाह करके दिए, मन चाह करके दिए नमाज पढ़ के हैं। आंगने की बारी तारी है, पोछा मारे और अब बने को खाना बना के दिए, ससुर ने खुलाए, मानसा ने खुलाया, चाबी बना के पिलान लाग रही हूँ। मेरे बेटो पसंद करिए तो मेरे बेटे का मैं सागव हूँ। बहरहाल रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने भादरा थाने में पति और ससुराल पक्ष पर दहेज का केस दर्ज करा दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की महविश अपने ससुराल में खुश हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। न्यूज़ 18 के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। देश भर में प्रोजेक्ट टाइगर को 51 साल हो चुके हैं। पिछले 51 साल बाघ संरक्षण में देश वो उपलब्धियां कभी हासिल नहीं कर पाया जो पिछले 1 दशक में हुई हैं। पेश है इस पर ये खास रिपोर्ट। चाहे देश भर में बाघों की संख्या की बात कर ली जाए या फिर नए टाइगर रिजर्व बनाकर नए टाइगर हैबिटेट बढ़ाने की बात की जाए, आजादी के एक लंबे अरसे बाद प्रदेश में बाघों की संख्या 133 तक पहुंच गई है। राजस्थान में हमारे जो भी वन्य क्षेत्र हैं, चाहे वो रणथंभौर हो, चाहे सरिस्का हो, चाहे मुकुंदरा हो और चाहे आने वाले समय में बनने वाला कुंभलगढ़ हो, जो भी वन्य क्षेत्र है जहाँ टाइगर हैबिटेट है, टाइगर रहते हैं, निश्चित रूप से राजस्थान को सौगात भी मिलेगी और वन्य क्षेत्र की सुरक्षा भी होगी और जो वन्य जीव उसके अंदर हैं उनकी सुरक्षा भी होगी। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाघ रणथंभौर में है। रणथंभौर में 72 बाघ हैं। 40 साल में पहली बार सरिस्का में बाघों की संख्या 43 हो गई है। करौली धौलपुर में 10 और इसी तरह रामगढ़ विषधारी में बाघ की संख्या 6 हो चुकी है। वहीं मुकंदरा हिल्स में बाघ संरक्षण की कोशिशें जारी हैं। प्रदेश में बाघ संख्या 500 के पार पहुंचने का लक्ष्य है, लेकिन मौजूदा बाघ संख्या को हमें 4 गुना बढ़ाना है तो टाइगर हैबिटेट भी 4 गुना बढ़ाना होगा। वन विभाग की कोशिश है कि धौलपुर में प्रदेश का 5वां और कुंभलगढ़ में प्रदेश का 6ठा टाइगर रिजर्व बनाया जाए। आप देख लीजिए सरिस्का का जो फर्स्ट ट्रांसलोकेशन है, जो फर्स्ट टाइगर, वो मैंने एक फिल्म किया था। अभी देख लीजिए सक्सेस। आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट। 40+ हो गए जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 40+ वो टाइम पे व्हेन 2004 में व्हेन आई वाज देयर, खाली एक ही टाइगर थे। उसी टाइगर के साथ हम पूरे 2 साल घूमे थे। सो आई एम वेरी हैप्पी आई वाज पार्ट ऑफ द जर्नी। वो टाइगर का पॉपुलेशन में भी विजिबिलिटी भी अच्छा है, टूरिज्म भी अच्छा है, लोकल के लिए भी कुछ अच्छे जनरेशन सब कुछ हो रहा है। 29 जुलाई एक्चुअली इंटरनेशनल टाइगर डे होता है, तो जयपुर टाइगर फेस्टिवल ने एक आज से 2019 में एक प्रयास किया था कि कैसे टाइगर की बात पूरे स्टेट में और जयपुर शहर में टाइगर की बात हो, जिसको जाने टाइगर कितना ज़रूरी है, टाइगर अवेयरनेस कितना इंपॉर्टेंट है। टाइगर बचेगा तो जंगल बचेगा तो हम सब बचेंगे, क्योंकि पानी बचेगा। अब और नेचर और एनवायरनमेंट अगर बचाना जरूरी है तो टाइगर उसकी एकदम सुप्रीम स्पीसी है। इस साल इंटरनेशनल टाइगर डे इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले 10 साल में बाघों की संख्या ने देश में रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन अब बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए दरकार है नए टाइगर रिजर्व की और बाघों में इनब्रीडिंग रोकने के लिए अन्य राज्यों से बाघ एक्सचेंज करने की। राजस्थान में बाघ संरक्षण शुरू से ही महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इस बार इंटरनेशनल टाइगर डे पर इन बुनियादी चुनौतियों को दूर करते हुए राजस्थान में टाइगर की जो स्थिति है वो माइनर टाइगर स्टेट से मेजर टाइगर स्टेट की तरफ लानी बड़ी बात होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आगे देखिए मारू राजस्थान।